हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का अब जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसमें आप जैसे कि जानते ही हैं कि जो हम सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट टॉपिक जो मानते हैं वो बैटल ऑफ प्लासी मानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से आप कह सकते हो ऑफिशियल वे में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब उसका जो है एंट्री हो गई थी। तो अब उसे जानने के लिए उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में इंडिया में कंडीशन चल क्या रही थी, वो आए क्यों, किस लिए, क्या, कैसे हुआ। तो ये सब जानने के लिए हमें आगे कंडीशन को जानना होगा। तो जिसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के उदय की। अब बंगाल ही की क्यों बात कर रहे हैं हम सबसे पहले? तो भाई आप जैसे कि जानते होंगे जो मुग़ल साम्राज्य था उस समय पे भी एग्जिस्ट करता था। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब के बाद नहीं करता था या औरंगज़ेब तक ही था, उसके बाद भी पोस्ट मुग़ल थे। ओवरऑल जो भी मुग़ल साम्राज्य थे उनके 3 उत्तराधिकारी राज्य थे जो सबसे मेन थे, एक बंगाल, हैदराबाद और अवध। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बंगाल की बात करेंगे, हम हैदराबाद और अवध की भी बात करेंगे पर बाद में। तो पहले हम बात करते हैं बंगाल की। तो अब क्या बंगाल वैसा ही बंगाल है जो कि आज है? तो इसका आंसर ये है नहीं। 18वीं सेंचुरी में उसमें और भी कई राज्य सम्मिलित किए गए थे, जैसे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी इसी का पार्ट थी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब इसका पार्ट थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड लाइंस के अंदर अंदर है, बिहार भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, ये सब। बट ये याद रखने की बात है जो बिहार है और उड़ीसा है ये बाद में ऐड किए गए हैं। देख सकते हैं 1733 और 1719। ठीक है। तो अब कुछ हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि मतलब किस तरीके से धीरे धीरे एंट्री हुई, क्योंकि एकदम से वॉर भी तो नहीं हो सकती ना कि हाँ भाई वॉर हुआ और काम हो गया। बिल्कुल ही वॉर कुछ ना कुछ स्टेप्स धीरे धीरे ही बड़े होंगे। तो इसीलिए हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे 1651 में बंगाल के जो शासक थे या नवाब थे, शाह शुजा, वो पहले शासक थे जिन्होंने मुक्त व्यापार की छूट दी थी ब्रिटिशर्स को। अब सबसे बड़ी बात कि भाई शाह शुजा एकदम से क्या उनके ऐसे दिमाग में आया कि उन्होंने ये परमिशन दे दी? क्यों दी? हम क्या ऐसे ही कोई भी आएगा और हमें बोलेगा कि भाई हमें तो ट्रेड करना है, ट्रेड करना है हमें, या फ्री में ही व्यापार करना है, तो करने देगा? डेफिनेटली नहीं करने देगा। पर अगर मान लीजिए आपका कोई परिवार का सखा संबंधी है, वो बहुत बीमार है और इतना बीमार है कि आपको लगता है अब उसकी डेथ हो सकती है, तो अगर उसका इलाज हो जाए या उसकी कोई हेल्प कर दे कि वो मतलब ठीक हो गया, तो आपके लिए वो भगवान बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक डॉक्टर बॉटन थे, वो आए और उन्होंने वहाँ की राजमहिला का इलाज किया और वो ठीक हो गई, जिससे खुश होकर उन्होंने 3000 वार्षिक रूप में जो है मुक्त व्यापार कर देने की परमिशन दे दी। अब क्या पूरे इंडिया में परमिशन दे दी? सवाल तो यही उठता है ना, क्या पूरे इंडिया में परमिशन दे दी? अब इंडिया का जो हम बाउंड्री जैसे अब ये देखते हैं, ये बाउंड्री तो उस समय नहीं थी, तो फिर कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही दी होगी। तो उसी की बात यहाँ चल रही है। BBU मैंने वही लिखा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब ये स्पेसिफिकली अलग मेंशन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ हमने अभी देखा कि भाई बांग्लादेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब बंगाल का पार्ट था। देखिए, ये याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 1651 की। अब जो 1651 है उस समय पे जो बिहार था और उड़ीसा है ये उसका पार्ट नहीं था, ये अलग था। इसी वजह से जो है हम जो है ये 3 स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करें कि जहाँ पर उन्होंने फ्री ट्रेड की परमिशन दी। अब हम बात करते हैं 1698 की, जो सेकेंड इवेंट था। औरंगज़ेब का पुत्र अजीमुल शान, औरंगज़ेब कह रही हूँ, अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकट में उनको ज़मींदारी दे दी थी। ये मतलब काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, तो ये याद रख सकते हैं। अब बात आती है 1717 की,
जो सबसे मेन फैक्ट जो बेसिकली आपको भी पता होगा, फारुखशियार ने शाही फरमान दे दिया था। शाही फरमान के अंतर्गत कि हाँ भाई वो जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं, वो सब ऑफिशियली उनको राइट, एक तरह से राइट कह लो, या ऑफिशियली मतलब उनको मिल गया। अब हम वहाँ के ओवरऑल बैकग्राउंड की बात करते हैं। जब औरंगज़ेब का काल था तो मुग़ल बादशाह जो है उस समय पे सब एक आखिरी सूबेदार को नियुक्त करके गया था, वो था मुर्शीद कुली खां। अब आखिरी सूबेदार, सूबेदार है कौन? सूबा यानी सूबा या प्रांत का अधिकारी, बेसिकली जो सैन्य पद पर हो, तो वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों की बढ़ती मनमानी के कारण औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है 1717 में फारुखशियार ने इसे दीवान व सूबेदार दोनों ही बना दिया। अब तो भाई बंगाल का दीवान भी बन गया। दीवान का काम बेसिकली क्या होता है? कलेक्ट रेवेन्यू, जितना भी राजस्व आता है उसको कलेक्ट करना और अदर टैक्सेस लेना विद द हेल्प ऑफ सूबेदार। तो सूबेदार भी यही और दीवान भी यही, तो दोनों काम इसी के, तो पावर डबल। तो अब इसके खिलाफ जो हो गए कुछ विद्रोह, तो किस किस ने किए? ये कुछ नाम हैं, जैसे सीता नारायण, उदय नारायण, सुजात खां, नजात खां। पॉइंट इज दैट कि भाई क्यों विद्रोह, क्यों? इनके दीवान और जो है सूबेदार बन जाने से क्या परेशानी है? परेशानी है क्योंकि ये जो लोग थे ये ज़मींदार थे, और ज़मींदार अगर ये ऑनेस्टी से काम करेगा, ये वित्तीय और प्रशासनिक सुधार लाएगा, तो डेफिनेटली इनके जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं वो कम होने वाले हैं और वो ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं आएगी। इसीलिए इन्होंने जो है वहाँ पे विद्रोह किया इनके शासनकाल में। तो याद करने का थोड़ा सा ट्रिक देख सकते हो, जैसे नारायण नारायण याद कर लो, अगर पूरा नाम याद नहीं रहता, सीता नारायण, उदय नारायण, तो नारायण नारायण और खान खान, सुजात खां, नजात खां। ठीक है, अब हम इनके कामों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात की भाई ऑनेस्टी से अपना वित्तीय और प्रशासनिक सुधार इन्होंने किए, तो ओवरऑल क्या क्या काम किया? तो पहला, राजधानी जो थी ढाका, उसको मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया। अब भाई ट्रांसफ़र करने का भी तो कोई रीज़न रहा होगा ना, रीज़न तो होगा ही। तो रीज़न ये था कि उस समय पे जो है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। अब वहाँ पे उन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से में ही फंसा रहता, या तो वो या तो सुधार कर लेता। इसीलिए उसने क्या किया, वहाँ से निकलो, नई जगह जाओ और वहाँ से प्रॉपरली नए तरीके से काम करो। और सेकेंड वर्क जो है 1719 में उसने क्या किया, उसने उड़ीसा को बंगाल के अंदर ले आया और वहाँ की सूबेदारी खुद ही रख ली। ठीक है, हाँ, और ये एक छोटा सा और फैक्ट कि भाई इस काल में इसने खेतीहर उत्पादकता में वृद्धि की और व्यापार को फैलाया था। ठीक है, अब बंगाल को ये ले आया अंडर, बंगाल के अंदर उड़ीसा को ले आया 1719 में। तो इसका जो दामाद था शजाउद्दीन मोहम्मद खान, उसको इसने यहाँ का उप गवर्नर बना दिया। भाई अब इतना बड़ा एरिया ये लेके आया है उड़ीसा को, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हेल्प तो चाहिए ना, तो अपने दामाद को ले आया। ठीक है, फिर उसकी जो है 1727 में मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, दामाद को बना दिया और दामाद ने क्या किया, जो है बंगाल जो है बंगाल में अब उड़ीसा भी ले आया। अभी हमने बात उड़ीसा तो वो ले ही आया था। अब इसने क्या किया, बंगाल में बिहार भी ले आया। अब बिहार की सूबेदारी भी किसी को देनी है, तो इसने अलीवर्दी खान को दे दी। ठीक है, अलीवर्दी खान को मिल गई। अब ठीक है, अब इसका बेटा होगा, वो नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, दीवानी है, वो अपने बेटे को देना चाहेगा। तो इसका बेटा था सरफराज खां। अब वो डेफिनेटली वो मतलब क्या था, वो अयोग्य था। हैदर खान की उपाधि बेशक थी पर वो अयोग्य था। तो जो अलीवर्दी खां था, जो नया सूबेदार बनाया गया था बिहार का, उसने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, जो हाजी महमद था और जगत सेठ था, उनके साथ मिलके विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो अब विद्रोह किया और 1740 में गिरिया का युद्ध किया। गिरिया के युद्ध में दो पक्ष रहे, एक तो सरफराज खां, अलीवर्दी खां। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, वो अयोग्य था तो हार गया और अलीवर्दी खां जीत गया। तो एक तरह से मान लो भाई गिर गया, ये गिर गया क्योंकि अयोग्य था ना, इसलिए गिर गया। अलीवर्दी खां जीत गया। अब 1740 से
ये 1756 तक पूरा इसका शासन रहा। और सबसे ख़ास बात यह है, इसने अंग्रेज़ों को कभी भी किलेबंदी करने नहीं दी। इसने मिर्ज़ा मोहम्मद खान की उपाधि ली और इसने जो है मोहम्मद रंगीला जो थे मुग़ल बादशाह, उनको 2 करोड़ की घूस दी ताकि वो उन्हें नवाब का पद दे। अब नवाब का पद मिल गया तो सबसे खास बात कि भाई ये इस समय पर पहला शासक था जिसने BBO जो हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है, मोहम्मद शाह रंगीला के सामने पे एक साथ शासन किया तीनों पे। जहाँ पहले वो भाई सूबेदार अलग बना रहे थे, उप गवर्नर अलग बना रहे थे, इसने वो सब नहीं किया, सारा अपने अंडर रखा और जो है मुग़लों से डिस्टेंस बना के रखा। डिस्टेंस किस तरीके से कि भाई बादशाह के बताए बगैर जो है अपॉइंटमेंट्स की, दिल्ली तक राजस्व नहीं पहुंचाया उसने, क्योंकि अब घूस दे चुका है ना, घूस दे दिया, काम हो गया, अब क्या ज़रूरत है। पर 11 साल तक जो है मराठाओं ने उन्हें बहुत परेशान किया। मराठाओं ने किया तो इसीलिए इन्होंने क्या किया 1751 में, अब ये याद रखना 1740 से शुरू हुआ है टाइम, 11 साल बाद ही इन्होंने एक संधि की, अलीवर्दी खां और रघुजी भोसले, मराठा के रघुजी भोसले, अलीवर्दी खां के बंगाल से इन्होंने संधि की कि ये परेशान ना करें। अलीवर्दी खां 12 लाख रुपए चौथ के रूप में वो मराठाओं को देंगे। अब चौथ क्या है? ये एक ऐसा टैक्स है जो मराठा अपने राज्यों से वसूलते थे 25% राजस्व का, कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और अलीवर्दी खां जो थे उड़ीसा को मराठा को दे दिया ताकि भाई अब वो उन्हें परेशान ना करें। ठीक है, अब बंगाल पे नियंत्रण रखना था, बेटे कोई थे नहीं तो क्या करते, बेटियों का विवाह एक ऐसी जगहों पर किया ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे ढाका के नवाब से करा दिया अपनी एक बेटी का, घसीटी बेगम का विवाह, दूसरी बेटी का किया पुड़िया के नवाब के साथ में, जिससे एक पुत्र हुआ शौकतगंज, तीसरी की शादी कराई पटना के नवाब से, जिससे पुत्र हुआ सिराजुद्दौला। ठीक है, अब जब वो पेचिस की बीमारी से मर गया तो अपने नाती सिराजुद्दौला को उसने गद्दी पे बिठा दिया। अब क्या गद्दी पे ये लोग आराम से बैठ जाएंगे भाई, उसका भाई भी है, उसकी भाई घसीटी बेगम भी है, ऐसे ही थोड़े मान जाएगी कि बिल्कुल हम ऐसे ही गद्दी दे दें। तो ऑब्वियस सी बात है, मनीहारी का युद्ध हुआ। एक तरह से मान लो मनी लेने के लिए किया युद्ध, पर वो हार गए। अब इसमें कौन कौन थे, एक साइड पे घसीटी बेगम और उसके दीवान कौन थे, राजवल्लभ, कृष्णवल्लभ, शौकतगंज, डेफिनेटली शौकतगंज होगा, और दूसरी साइड अंग्रेज़ भी थे इन्हीं के साथ में, ये याद रखना, अंग्रेज़ भी साथ में ही थे, और दूसरी साइड थे सिराजुद्दौला। तो युद्ध में शौकतगंज को मार दिया और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। अब बची घसीटी बेगम और अंग्रेज़। अब घसीटी बेगम और उसके दीवान जो थे, दीवानों ने क्या किया, जितना भी राजकोष था ना वो चुरा के अंग्रेज़ों के शरण में चले गए, तो बच गई घसीटी बेगम। तो इसने क्या किया, इसने घसीटी बेगम को बहला फुसला के अपनी ओर कर लिया कि भाई देखो तुम तो अपने दीवानों की कहने पे तुमने इतना सब किया, और देखो वो पैसा लेके चुरा के अंग्रेज़ों के पास चले गए, तो तुम मेरा साथ दो। तो ऐसे, और दूसरी सिचुएशन क्या थी, 7 ईयर वॉर चल रहा था, जिसमें सिराजुद्दौला ने ना भाई मना किया था कि भाई आप घेरेबंदी नहीं करोगे। फ्रांस ने मान लिया कि भाई ठीक है हम जो है नहीं करेंगे, फ्रेंच कॉलोनीज़ ने मान लिया, पर अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने घेराबंदी करना शुरू कर दी, उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो भाई गुस्सा तो आएगा सिराजुद्दौला को, भाई उसके एरिया में आप घेराबंदी कर रहे हो जबकि हम मना कर रहे हैं। और 1717 का जो फर्रुखशियार ने फरमान दिया था, फ्री पास ट्रेड का वो जो दस्तक फरमान दिया था, ये उसका दुरुपयोग कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने दिया था कि इतना इतना करना है आपको, ऐसे ऐसे करना है, वो अपने मैनिपुलेट कर रहे थे अपने वर्ड्स में, तो दुरुपयोग कर रहे थे। तो ये सारे टोटल रीजंस की वजह से एक फेमस इंसिडेंट हुआ ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, जिसमें कासिम बाजार की फैक्ट्रीज़ को सिराजुद्दौला ने जीत लिया। कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम था, उस पर 5 दिन घेराबंदी करके जो उस समय का गवर्नर जनरल था ड्रिक और सेनापति था मिंचन, उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया और एक जो है फुल्टा नामक द्वीप पे भेज दिया। और फिर क्या किया, कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया, तो जीत हो गई वहाँ पे। तो इसी घटना को जो है एक हिस्टोरियन है हॉलवेल अपनी एलाइव द वंडर की बुक में बताते हैं कि भाई इतना छोटा सा कमरा था, देख रहे हो 18 × 14 फीट, उस कमरे में ठूस ठूस के 146 लोगों को भर दिया, और जिसके कारण वो मर गए। तो देख रहे हो 123 लोग मारे गए और 23 जो थे जीवित बच गए।
उनमें से एक हार्विल था। बट पॉइंट इज़ दैट कि जब उस समय के कंटेम्प्रेरी अदर हिस्टोरियंस थे, जो इंडियन हिस्टोरियन थे, गुलाम हुसैन, वो अपनी जो है सियारुल मुतहरिक में इस किताब मतलब अपनी किताब में ऐसा कोई विवरण नहीं देता कि हाँ भाई मतलब इतने छोटे कमरे में इतने लोगों को भर भर के मारा गया, मतलब ये घटना हुई थी, पर इसे शायद ओवर बताया गया कि इतने सारे लोग कैसे, मतलब तो ये तो भाई अब हिस्टोरियंस ही जाने। ओवरऑल फिर क्या हुआ, अब अंग्रेज़ खाली तो बैठेंगे नहीं कि भाई हाँ ठीक है इन्होंने हम पे अटैक कर दिया और काम चल गया, नहीं। अब मद्रास से आ रहे हैं सेना लेकर, और दो तरफ से, एक पैदल सेना एक नौसेना। जो नौसेना है उसे एडमिरल वॉटसन देख रहे थे, पैदल सेना क्लाइव लेकर पहुँचे। ये पहुँचे अलीनगर की हरा के अलीनगर की संधि करवाई, या जिसे ट्रीटी ऑफ कैलकटा भी कहते हैं। कैलकटा कह लो, कलकत्ता कह लो, या अलीनगर कह लो, क्योंकि अलीनगर उसने नाम बदल दिया था ना, इसलिए इसकी संधि बोल लो। अब हरा दिया है तो अंग्रेज़ों को भाई कुछ तो शर्तें रखेंगे ना, तो सिंपल सा उन्होंने कुछ जो शॉर्ट में मैं बताऊं तो 6 शर्तें, मतलब पर्टिकुलरली शॉर्ट में बता रही हूँ तो इसलिए उन्हें 6 पॉइंट में समराइज़ कर रही हूँ। जैसे अंग्रेज़ों को जो भी मुग़ल बादशाह ने फरमान दिया उसे वो स्वीकार करना ही पड़ेगा तुम्हें, जैसे भी हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा। और फ्री पास में किसी भी तरह का कर नहीं लगाओगे कि भाई आप कर लगा दो। सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से जो भी छीना उसे वापस करे, जितने भी एरियाज़ अभी वॉर में जीते थे वो सब वापस करो, 3 लाख की कंपनसेशन तो दो, और कलकत्ता के किलेबंदी की भी परमिशन दो, जो परमिशन तुम नहीं दे रहे थे, और सिक्के डालने की भी तुम परमिशन दो, हमारी खुद की करेंसी चलेगी। तो इन शॉर्ट सिराजुद्दौला को ये सारी चीज़ें माननी पड़ी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि अब वो हार चुका था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैटल ऑफ प्लासी, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।